नमस्ते और स्वागत है। द सेल्फिश जीन एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन की असली कहानी समझाती है। एक कहानी जो जीन के सर्वाइवल और उनके प्रभाव के आसपास घूमती है। रिचर्ड डॉकिंस इस किताब में दिखाते हैं कि कैसे हमारे जीन सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को भी शेप करते हैं। ये एक सफ़र है जो हमें एवोल्यूशन के पीछे छिपी रूल्स को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाता है। एक ऐसा सफ़र का अनुभव होगा जो बताएगा कि हम क्यों ऐसे हैं जैसे हम हैं। तो आइए इस सफ़र में सम्मिलित होते हैं और समझते हैं अपने एग्जिस्टेंस का असली मतलब। चैप्टर 1 का नाम है वाई आर पीपल। इसका मतलब है कि ये जानने की कोशिश कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है और ये कैसे जीन्स के नज़रिए से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये चैप्टर का फाउंडेशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे टिका है जो एक्सप्लेन करता है कि हम जो कुछ भी हैं उसका बेस जीन है। ये चैप्टर एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल उठाता है, हम इंसान क्यों हैं, मतलब हमारी एग्जिस्टेंस का असली रीज़न क्या है। ये क्वेश्चन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के और जीन और बिहेवियर को समझने का कोशिश कराता है। जीन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम है ज़िंदगी के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करना और आगे ट्रांसफ़र करना। ये एक डीएनए के फॉर्म में होते हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट के ब्लूप्रिंट होते हैं। जैसे अगर आपका हेयर ब्लैक है तो उसका डिज़ाइंस जीन के थ्रू पास हुआ है। ये फिजिकल और अपीयरेंस तक सीमित नहीं होते बल्कि आपके बिहेवियर, इमोशंस और इंस्टिंक्ट भी जीन्स के थ्रू डिसाइड होते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है सेल्फिश जीन का। डॉकिंस कहते हैं कि जीन का काम अपने आप को रेप्लिकेट करना है, यानी अपने कॉपीज बनाना। इस प्रोसेस में जीन कभी कभी सेल्फिश दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्शियसली सोचता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म है जो बताता है कि जीन अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशन को इंश्योर करते हैं। एक जीन है U2014। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें जीन को एक कोड की तरह देखा गया है जो अपनी कॉपीज बनाता है बिना किसी ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट फ़ायदे के बारे में सोचे। मतलब ऑर्गेनिज्म सिर्फ जीन का एक करियर नहीं जो जीन को ज़िंदा रखता है बल्कि आगे जनरेशन तक पहुंचाता है। जीन का ओरिजिन एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने जिनको रेप्लिकेटर कहा गया। ये मॉलिक्यूल्स अपने कॉपीज बनाने में कैपेबल थे। शुरू में ये कॉपीज इम्परफेक्ट होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होकर जीन बन गए। एक तरह से ये रेप्लिकेटर ही पहले लिविंग एंटिटी थे जो जीन के फाउंडेशन बन गए। जीन की इस जर्नी ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल और इंसानों को डेवलप करने का रास्ता बनाया। जीन का सर्वाइवल नेचुरल सिलेक्शंस के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। मतलब जो जीन ज़िंदगी के लिए बेटर अडेप्ट करते हैं वो सर्वाइवल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस में वीक जीन्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल सोचिए, एक डियर जो फॉरेस्ट में रहता है उसका स्पीड और कैमोफ्लाज उसके जीन की वजह से है। जो डियर फास्ट और बेटर कैमोफ्लाज कर सकता है वो प्रेडेटर से बचेगा और अपने जीन्स अगले जनरेशन तक ले जाएगा। इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर और जीन्स का कनेक्शन। ये चैप्टर ये भी बताता है कि ह्यूमन का बिहेवियर जैसे लव, कॉर्पोरेशन या इवन जेलस भी जीन्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जैसे कॉर्पोरेशन, लोग ग्रुप में काम करते हैं क्योंकि ग्रुप सर्वाइवल के चांस बढ़ाता है। और कभी कभी लोग अपने लव वंस के लिए सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि जीन का काम है अपने करियर को प्रोटेक्ट करना होता है। एक और कॉन्सेप्ट है किन सेलेक्शन। मतलब लोग अपनी फैमिली मेंबर के लिए रिस्क लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें सेम जीन्स होता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ज़िंदगी को समझने के लिए जीन्स के नज़रिए से देखना ज़रूरी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का करियर है जो जीन के सर्वाइवल इंश्योर करता है। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि हमारी लाइफ का असली फाउंडेशन किस तरह जीन्स और एवोल्यूशन के प्रोसेस से जुड़ता है। आपको ये चैप्टर एक नया नज़रिया से सोचने पर मजबूर करेगा, ज़िंदगी के असली मकसद क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 2 पे जिसका नाम है द रेप्लिकेटर्स। रेप्लिकेटर्स का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जो अपनी आप की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं।
ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे काम करते हैं और यही लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिस्टम की शुरुआत की कहानी है। इस चैप्टर का फोकस एक ऐसे मोमेंट पर है जो लाइफ की शुरुआत के लिए सबसे क्रूशियल था, रेप्लिकेटर्स की क्रिएशन। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को कॉपी कर सकते हैं। ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ जब एक मॉलिक्यूल्स आए जो अपने स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट कर सके, और ये मॉलिक्यूल्स एवोल्यूशन का बेस बना। शुरुआत में अर्थ एक हॉस्टाइल प्लैनेट था, कोई लाइफ नहीं थी, बस केमिकल्स रिएक्शंस और उनका इंटरेक्शंस हो रहा था। ऐसे इन्वायरमेंट में कुछ मॉलिक्यूल्स रैंडमली बनते और टूट जाते। एक दिन एक स्पेशल मॉलिक्यूल बना जो अपने आप को कॉपी करने लगा। इस मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेटर कहते हैं। ये रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल्स एक ब्रेक थ्रू था क्योंकि इसने अपने आप रेप्लिकेशन प्रोसेस के ज़रिए कंपटीशन शुरू कर दिया। जब ये मॉलिक्यूल्स कॉपी करता तभी कभी कभी गलती होती और ये गलतियाँ नए और स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूल क्रिएट करता। इन गलतियों को म्यूटेशंस कहते हैं और म्यूटेशंस एवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता और इसमें इम्परफेक्शंस की वजह से नए मॉलिक्यूल्स बन गए। ये नए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल, फास्ट या एफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जिसमें बेस्ट मॉलिक्यूल्स सर्वाइव करते हैं और अपनी कॉपीज बनाते हैं। आगे चलकर ये रेप्लिकेटर्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को सिक्योर करता है और उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस कंट्रोल करता है। यही सेल के डेवलपमेंट की शुरुआत है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, रेप्लिकेटर्स सेल्फिश होते हैं। सेल्फिशनेस का मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्शियस होते हैं, बल्कि उनका पर्पस अपनी सर्वाइवल और रेप्लिकेशन है। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है वायरस। वायरस भी एक तरह का रेप्लिकेटर है जो सिर्फ अपने कॉपीज बनाने के लिए होस्ट सेल का यूज़ करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इस चैप्टर हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। लाइफ की शुरुआत एक सिंपल केमिकल एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन ये एक्सीडेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस का बेस बना। रेप्लिकेटर्स, म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शंस के कारण सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदलने लगे। ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ की पहली शुरुआत एक मॉलिक्यूल से हुई थी जो अपने आप को कॉपी कर सका। इसी प्रोसेस ने एवोल्यूशन का एक एंडलेस साइकिल शुरू कर दिया। अब हम आते हैं चैप्टर 3 पे, जिसका नाम है इमोर्टल कॉइल्स। इमोर्टल्स कॉइल का मतलब है कि जीन ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमेशा जिंदा रहते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो एक कॉइल जैसा होता है, इस टाइटल का डायरेक्ट रेफरेंस है। इमोर्टल इसलिए कहा गया है क्योंकि जीन अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सर्वाइव करते हैं। इस चैप्टर का कोर स्ट्रक्चर डीएनए और जीन्स के बारे में है। ऑथर बताते हैं कि जीन एक इमोर्टल चेन के जैसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सर्वाइव करते हैं। इस चैप्टर समझाता है कि जीन्स कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करते हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट हैं और डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर के हर सेल्स में होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स का होता है जिसमें दो स्ट्रैंड एक सीधी सीधी लैडर की तरह इंटरवाइंड होते हैं। इस लैडर के स्टेप का बेस पेयर कहते हैं जो जीन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं। डीएनए का काम है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस देना जो बताता है कि सेल्स क्या करें, कैसे डेवलप करें और कैसे जिंदा रहें। हर सेल्स अपना काम को जीन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करता है। जैसे एक प्लांट का डीएनए उसके लीव्स का साइज, शेप और कलर को डिफाइन करता है, वैसे ही एक एनिमल का डीएनए उसके बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जीन्स का इमोर्टल नेचर। जीन को इमोर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी कॉपीज बनाते हैं और सरवाइव करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रक्रिया को हेरिडिटी कहते हैं। जीन्स सिर्फ एक फिजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, ये लाइफ की इंफॉर्मेशंस का स्टोरेज है। ये अपने आप को एक्यूरेटली रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन कभी कभी गलतियाँ होती हैं जो नए वेरिएशंस क्रिएट करती हैं। ये वेरिएशंस ही एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। एक और टॉपिक है रेप्लिकेशन और म्यूटेशन।
डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपने आप कॉपी करता है। हर बार जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसका डीएनए भी डिवाइड होता है और हर नए सेल्स में एक कंप्लीट कॉपी चली जाती है। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जब कॉपी का प्रोसेस में गलती होती है तो नए वेरिएशंस बनते हैं जिसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल, एक म्यूटेशंस एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकती है, जैसे एक बटरफ्लाई के विंग का अलग कलर। कभी कभी म्यूटेशंस हार्मफुल भी होती हैं और कभी कभी ये सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होती हैं। नेचुरल सिलेक्शंस और जीन्स का रोल। जीन्स का मेन गोल है अपने आप को सरवाइव करना और अगले जनरेशन तक पहुंचाना। इसलिए नेचुरल सिलेक्शंस उन जीन को फेवर करता है जो ज़्यादा सरवाइव करते हैं और रिप्रोडक्शंस में सक्सेसफुल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एनिमल के जीन्स उसके कोट का ठंडा क्लाइमेट और सरवाइव करने के लिए बनाता है तो उस जीन वाले एनिमल्स को ज़्यादा सरवाइव करना, रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल होगा। इस तरह से वो जीन अगले जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब जीन्स प्रोटीन को बनाने का भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रोटीन शरीर के हर काम को कंट्रोल करते हैं, सेल्स रिपेयर से डाइजेशन तक। जीन प्रोटीन के ज़रिए अपने इंस्ट्रक्शंस को काम में लगाते हैं और इसी तरह से ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी सिस्टम चलता है। जैसे अगर किसी का डीएनए ये डिसाइड करता है कि उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो जीन्स एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जो मसल्स के ग्रोथ और रिपेयर को प्रमोट करता है। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जीन का बिहेवियर सेल्फिश होता है। ये अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस के लिए ऑर्गेनिज्म के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म जीन के लिए एक व्हीकल की तरह होते हैं जो अगले जनरेशन तक पहुंचने का काम करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जीन्स एक इमोर्टल चेन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपनी इंफॉर्मेशंस पास करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशंस का प्रोसेस और म्यूटेशंस के कारण नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं। जीन का मेन गोल है अपना रेप्लिकेशंस और सर्वाइवल। यही जीन्स का सेल्फिश नेचर है जो एवोल्यूशन के प्रोसेस को ड्राइव करता है। ये चैप्टर लाइफ के सबसे बेसिक एलिमेंट डीएनए और जीन को समझाने का एक मौका देता है और ये बताता है कि ये लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है द जीन मशीन। जीन मशीन का मतलब है कि हमारे शरीर एक मशीन की तरह डिज़ाइन किया गया है जो जीन्स के सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस के लिए काम करते हैं। जीन इस मशीन के ऑपरेटर की तरह होते हैं। ये चैप्टर समझाता है कि ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है जिसके मेन पर्पस जीन को प्रोटेक्ट करना और उन्हें अगले जनरेशन तक पहुंचाना है। जीन अपने सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी और बिहेवियर इवॉल्व होती हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है बॉडी एज अ सर्वाइवल मशीन। जीन के पास अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक सर्वाइवल मशीन इवॉल्व की, ऑर्गेनिज्म का शरीर जीन का एक प्रोटेक्टिव सेल है जो उन्हें इन्वायरमेंट के ख़तरों से बचाता है और रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस को पॉसिबल बनाता है। जैसे एक रेबिट के शार्प ईयर्स और फास्ट लेग उसके जीन्स को प्रेडेटर से बचने के लिए इवॉल्व हुए हैं। रेबिट का शरीर उसके बिहेवियर और जीन की सिक्योरिटी और सर्वाइवल को इंश्योर करता है। और यही नहीं, बिहेवियर्स और जीन्स का भी कनेक्शंस है। ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर भी जीन के सर्वाइवल का एक टूल है। बिहेवियर्स जीन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इवॉल्व होते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव कर सकें। एक डियर का फास्ट रनिंग बिहेवियर इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उसके जीन को प्रेडेटर से बचने के लिए फास्ट स्पीड की ज़रूरत है। अगर डियर स्लो होता तो उसके जीन्स अगले जनरेशन तक नहीं पहुंचते। पेरेंट्स के अपने बच्चों के ख्याल रखने का जीन्स का एक स्ट्रेटजी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके इंश्योर करते हैं कि उनके जीन्स सर्वाइव कर सकें। ये चैप्टर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट राइज करता है कि ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर सेल्फिश भी हो सकता है और कोऑपरेटिव भी। सेल्फिश का मतलब ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शंस के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कोऑपरेशन भी ज़रूरी होता है। जैसे अगर एक चीता अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप को छोड़कर भागता है
तो ये सेल्फिश बिहेवियर है जो उसके जीन के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है। और बीस के कॉलोनी में सब मेंबर एक साथ काम करते हैं ताकि कॉलोनी के जीन सर्वाइव कर सकें। ये कोऑपरेशन जीन के लिए बेनिफिशियल है। ये दोनों बिहेवियर इन्वायरमेंट और सिचुएशंस के हिसाब से इवॉल्व करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन ऑफ द मशीन। जीन ने ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें और अपने रिप्रोडक्शंस के चांस को मैक्सिमाइज कर सकें। हर ऑर्गेनिज्म का डिज़ाइन और फंक्शंस जीन के इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट है। जैसे बर्ड के विंग्स उन्हें उड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो फूड और शेल्टर ढूंढ सके और प्रेडेटर से बच सके। हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडेप्ट होते हैं ताकि वो जीन्स को बेटर प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है। ये चैप्टर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया देता है। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन अक्सर ये डिसीजंस जीन के प्रोग्रामिंग से प्राप्त होते हैं। जीन इनडायरेक्टली हमारे चॉइस और बिहेवियर को गाइड करते हैं ताकि वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। तो क्या हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच है या फिर जीन्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं? हम खुद को सेफ रखने के लिए डेंजरस सिचुएशन से दूर रहना पसंद करते हैं, जो एक इंस्टिंक्ट है जीन्स के सर्वाइवल के लिए। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि ऑर्गेनिज्म का शरीर और बिहेवियर एक मशीन की तरह काम करता है जो जीन के सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन हुआ है। जीन्स ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने और अगले जनरेशन तक पहुंचाने के लिए हर पॉसिबल तरीका यूज़ करता है। लाइफ का कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस जीन की स्ट्रेटजीज का एक रिजल्ट है। अब हम आगे आते हैं चैप्टर 5 पे, जिसका नाम है एग्रेशन, स्टेबिलिटी एंड द सेल्फिश मशीन। एग्रेशन, स्टेबिलिटी एंड द सेल्फिश मशीन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एग्रेशन और स्टेबिलिटी दोनों उनके जीन्स के सेल्फिश गोल को पूरा करते हैं। ये दोनों ट्रेड्स जीन के स्ट्रेटजी हैं जो इन्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। ये चैप्टर समझाता है कि एग्रेशन और कोऑपरेशंस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और जीन्स के प्रोटेक्शंस के लिए इवॉल्व हुए हैं। इसमें ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच का कंपटीशन और स्टेबिलिटी का बैलेंस नेचुरल सिलेक्शंस के लिए कितना ज़रूरी है। जीन के सेल्फिश नेचर के बावजूद कभी कभी कोऑपरेशन और पीस भी फायदेमंद होते हैं। एग्रेशन और जीन। एग्रेशन मतलब होता है आक्रामक। एग्रेशन जीन सर्वाइवल के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं जैसे फूड, टेरिटरी या मेटिंग पार्टनर, तब एग्रेशन ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन बढ़ता है। जैसे लाइन के टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं क्योंकि एक बड़ा सा सिक्योर टेरिटरी उनके जीन्स के लिए ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस इंश्योर करता है। एग्रेशन का मेन पर्पस होता है डोमिनेंस और सर्वाइवल। जो ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करेगा उसके पास जीन ज़्यादा इफेक्टिव अगले जनरेशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हर एग्रेशन हेल्पफुल नहीं होते। अगर एग्रेशन हर वक्त डोमिनेट करे तो स्पीसीज के सर्वाइवल के चांस कम हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल सिलेक्शंस एग्रेशन और स्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाता है। यहाँ पर डॉकिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। हॉक डॉव गेम ये एक मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि एग्रेशन और पीस का बैलेंस कैसे काम करता है। सबसे पहले हॉक वो होते हैं जो फाइट करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, और डॉव होते हैं वो फाइट अवॉइड करते हैं और शेयरिंग प्रेफर करते हैं। एक स्पीसीज के अंदर दोनों स्ट्रेटजीज का होना ज़रूरी है। अगर सब हॉक्स बन गए तो फाइट ज़्यादा होंगी और सब ऑर्गेनिज्म इंजर्ड या मर सकते हैं। अगर सब डव हो जाएं तो रिसोर्सेज एवनली शेयर होंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन्स का एब्सेंस एवोल्यूशन को स्लो कर देगा। अगला टॉपिक है सेल्फिश मशीन का स्टेबिलिटी का कनेक्शन। ऑर्गेनिज्म का शरीर एक सेल्फिश मशीन है जो अपने जीन्स के सर्वाइवल के लिए काम करता है, लेकिन कभी कभी कोऑपरेशंस और स्टेबिलिटी सेल्फिश जीन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। एग्जाम्पल, वुल्फ के पैक में सब मेंबर्स एक साथ हंट करते हैं और फूड शेयर करते हैं। ये कोऑपरेशंस जीन के सर्वाइवल को इंश्योर करता है क्योंकि ग्रुप के सर्वाइवल का मतलब ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस है। एग्रेशन और कोऑपरेशन का बैलेंस। कोऑपरेशन मतलब सहयोग,
एग्रेशन यानी आक्रामक। एग्रेशन और कोऑपरेशंस दोनों की इम्पोर्टेंस उनके इन्वायरमेंट और सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। एग्रेशन तब हेल्पफुल होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, डोमिनेंस, रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ता है, और कोऑपरेशन तब हेल्पफुल होता है जब ग्रुप सर्वाइवल के लिए चांसेस बढ़ता है, शेयरिंग ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे बीज एक कॉलोनी के लिए काम करती हैं और एक क्वीन के जीन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं, यहाँ कोऑपरेशन ज़्यादा फायदेमंद है। एक और आखिरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है चीटिंग एंड स्टेबिलिटी। नेचुरल सिस्टम में कभी कभी चीटिंग भी होता है। एक ऑर्गेनिज्म कोऑपरेटिव सिस्टम का पार्ट बनकर फ़ायदे उठाने की कोशिश करता है बिना किसी कंट्रीब्यूशन दिए, लेकिन अगर चीटिंग ज़्यादा हो जाए तो स्टेबिलिटी ब्रेक हो सकती है। जैसे एक बर्ड जो ग्रुप के साथ फूड सर्च करती है लेकिन खुद कोई एफर्ट नहीं करती, उसे ग्रुप अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए नेचुरल सिस्टम में चीटिंग को लिमिट करना एक मैकेनिज्म होता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ये चैप्टर हमें दिखाता है कि एग्रेशन और स्टेबिलिटी के बीच का बैलेंस जीन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एग्रेशन कंपटीशंस के ज़रिए सर्वाइवल का चांस बढ़ाता है, जबकि स्टेबिलिटी और कोऑपरेशंस ग्रुप सर्वाइवल को इंश्योर करता है। जीन का सेल्फिश नेचर एक डायनेमिक सिस्टम बनाता है जिसमें एग्रेशन और पीस दोनों का रोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 पे, जिसका नाम है जीन्समैनशिप। जीन्समैनशिप का मतलब है जीन का ऐसा बिहेवियर जो अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस को इंश्योर करने के लिए रिलेटिव के बीच कोऑपरेशंस और एल्ट्रुइज्म प्रमोट करते हैं। एल्ट्रुइज्म का मतलब है दूसरों की मदद करना। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि जीन्स का सेल्फिश बिहेवियर कैसे ऑर्गेनिज्म के बीच एल्ट्रुइज्म को प्रमोट करता है। ऑथर ये दिखाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कभी कभी अपने रिलेटिव के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं क्योंकि उनके डीएनए उन रिलेटिव के साथ शेयर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को किन सेलेक्शन कहते हैं। एल्ट्रुइज्म का मतलब है अपने बेनिफिट के बिना दूसरों की मदद करना। पहले ये लगता था कि एल्ट्रुइज्म जीन के सेल्फिश नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअली ये जीन की एक स्ट्रेटजी है। जब ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटिव की मदद करते हैं तो वो इनडायरेक्टली अपने ही जीन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक बर्ड अपने बच्चों को प्रेडेटर से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालती है। इससे उसके जीन के सर्वाइव करने के चांस बढ़ते हैं क्योंकि उसके बच्चे उसका डीएनए शेयर करते हैं। और कीन सेलेक्शन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटिव की हेल्प करते हैं क्योंकि उनका डीएनए मिलता जुलता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटिव की मदद करता है तो वो इनडायरेक्टली अपने जीन के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता है। एल्ट्रुइज्म तब इवॉल्व होता है जब कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। इसे हैमिल्टन रूल्स कहते हैं। जैसे एक हनी बी अपनी जान देकर हाइव्स को बचाती है क्योंकि सारी बीज क्लोजली रिलेटेड होती हैं। ये सेक्रीफाइसेस जीन के लिए बेनिफिशियल है। अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, यानी रिश्तेदारों के बिना भी कोऑपरेशन। किन सेलेक्शंस सिर्फ रिलेटिव के लिए नहीं होते, लेकिन रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म उन ऑर्गेनिज्म के बीच भी हो सकता है जो रिलेटेड नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की मदद करे और बदले में कभी फ्यूचर में उसकी मदद मिले तो ये भी जीन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे बैट्स अपने ग्रुप के मेंबर के साथ फूड शेयर करती हैं जो कभी कभी रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये शेयरिंग ट्रस्ट के बेसिस पर होती है। अगर कोई बैट शेयरिंग नहीं करेगी तो उसे फ्यूचर में हेल्प नहीं मिलेगी। एक और कॉन्सेप्ट है चीटिंग का रिस्क और पनिशमेंट। नेचुरल एल्ट्रुइज्म में चीटिंग का रिस्क होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हेल्प लेकर रिटर्न ना करे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनिज्म चीटिंग डिटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, सोशल एनिमल्स जैसे मीर कैट्स अपने ग्रुप मेंबर के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। जो चीटिंग करते हैं उसे ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जीनमैनशिप हमें सिखाता है कि जीन अपने सेल्फिश गोल को अचीव करने के लिए एल्ट्रुइज्म और कोऑपरेशंस को प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटिव और कभी कभी अनरिलेटेड इंडिविजुअल की मदद करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटजीज उनके जीन के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होती हैं।
जीन का ये बिहेवियर एक्सक्लूसिव फिटनेस और कीन सेलेक्शंस की पावरफुल स्ट्रेटजीज के लिए एक्सप्लेन होता है। अब हम आगे आते हैं चैप्टर 7 पे, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग। ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी कैसे प्लान करते हैं। ऑथर दिखाते हैं कि जीन्स अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर सकें, लेकिन ये प्लानिंग हमेशा बैलेंस्ड होती हैं, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके हिसाब से। नेचर में ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसका एक मेन गोल होता है ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल। ऑफस्प्रिंग यानी संतान। यहाँ जीन्स अपनी सेल्फिश नेचर के बावजूद इस बात का ध्यान रखते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे बर्ड्स अपने एग्स का संख्या का ध्यान रखती हैं। अगर ज़्यादा एग्स हो जाए और उनका ध्यान न रखा जाए तो ऑफस्प्रिंग मर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट। रिप्रोडक्शन में एक ट्रेड ऑफ होता है, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग और उनका सर्वाइवल। अगर एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे तो और रिसोर्सेस कम होंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा, और अगर कम ऑफस्प्रिंग हो तो उनका सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच एक सूटेबल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पेरेंट्स अपने सारे ऑफस्प्रिंग को इक्वल रिसोर्सेज देना चाहते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग ज़्यादा रिसोर्सेज लेना चाहते हैं ताकि उनका सर्वाइवल सिक्योर हो। जैसे बर्ड के चिक्स अपने पेरेंट्स से ज़्यादा फूड डिमांड करते हैं, जबकि पेरेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज सभी चिक्स में डिवाइड करते हैं। ये एक नेचुरल टग ऑफ वॉर है। ये कॉन्फ्लिक्ट तब भी होता है जब एक न्यू सिबलिंग आता है। ओल्डर सिबलिंग के लिए न्यू सिबलिंग कंपटीशन बन जाता है, और ऑफस्प्रिंग के बीच भी राइवलरी कॉमन होती है, क्योंकि हर सिबलिंग अपने जीन्स के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस लेना चाहता है। जैसे ईगल्स के चिक्स के बीच एक डोमिनेंट चिक वीकर सिबलिंग को पुश आउट कर देता है ताकि ज़्यादा फूड मिल सके। सिबलिंग राइवलरी का मेन कॉज है जीन का सेल्फिश नेचर, लेकिन ये भी नेचुरल सिलेक्शंस का एक पार्ट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफस्प्रिंग को सर्वाइव करने का चांस देता है। डॉकिंग यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बताते हैं क्लच साइज का रोल। क्लच साइज का मतलब है एक बार में जितना ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ऑर्गेनिज्म का क्लच साइज उनके इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, स्पैरो जैसे बर्ड्स हर साल 3 से 5 एग्स पैदा करते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज सपोर्ट नहीं करता। क्लच साइज का एवोल्यूशन नेचुरली ऑप्टिमाइज होते हैं ताकि मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल और पेरेंट्स के रिसोर्सेज बैलेंस में रहें। ऑर्गेनिज्म फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अपनी एनर्जी बचा कर रखते हैं। फैमिली प्लानिंग सिर्फ करेंट ऑफस्प्रिंग तक लिमिटेड नहीं होते। अगर एक पेरेंट अपने रिसोर्सेज पूरा खर्च कर दे तो उसके अगले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का चांस कम हो जाता है। एग्जाम्पल, रेबिट मल्टीपल लीटर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हर बार लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ताकि अगले लीटर के लिए भी एनर्जी बची रहे। लीटर मतलब ऑफस्प्रिंग ग्रुप्स। ह्यूमन के केस में फैमिली प्लानिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज और सर्वाइवल फैक्टर में इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर भी आ जाते हैं। ह्यूमंस कॉन्शियसली अपनी फैमिली का साइज मैनेज करते हैं ताकि उनका फ्यूचर स्टेबल हो। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि फैमिली प्लानिंग हमें सिखाता है कि रिप्रोडक्शंस में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जीन अपने सेल्फिश नेचर के बावजूद इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल इंश्योर हो और अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज्ड हो। ये बैलेंस पेरेंट ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट, सिबलिंग राइवलरी और क्लच साइज का कॉन्सेप्ट के ज़रिए इवॉल्व होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज का ये बैलेंस नेचुरल सिलेक्शंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है बैटल ऑफ द जेनरेशंस। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाते हैं कि कैसे अलग अलग जेनरेशंस जैसे पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग के बीच कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। जीन्स का अल्टीमेट गोल अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशन होता है, और ये उनकी स्ट्रेटजीज और बिहेवियर के पीछे ड्राइवन फोर्स होता है।
लेकिन जब एक ही जीन्स दो अलग अलग जनरेशन्स में अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं तो तभी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये चैप्टर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है जिसमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। जीन्स हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक पेरेंट्स के जीन के लिए आइडियल सिचुएशंस ये होती है कि वो अपने सारे ऑफस्प्रिंग को इक्वल रिसोर्सेज दें ताकि मैक्सिमम जीन्स अगले जनरेशन तक पहुँचे। लेकिन ऑफस्प्रिंग के जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहते हैं, चाहे उससे सिबलिंग का लॉस हो। एग्जाम्पल, एक बर्ड अपने सारे चिक्स को फूड देना चाहती है, लेकिन हर चिक्स अपने लिए ज़्यादा डिमांड करेगा, चाहे उसके सिबलिंग्स के पास कम रिसोर्सेज हों। ये जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट का एक बेसिक एग्जाम्पल है। ऑथर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच नेचुरल टग ऑफ वॉर होता है। पेरेंट्स का गोल होता है अपने सारे ऑफस्प्रिंग को सर्वाइव कराना, जबकि ऑफस्प्रिंग का गोल होता है अपने जीन्स को इंश्योर करना, चाहे वो सिबलिंग के कॉस्ट पर हो। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं मंकीज़ का। मंकीज़ के बीच एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा गया है। एक बेबी मंकी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटेंशंस और रिसोर्सेज डिमांड करता है, जबकि पेरेंट्स उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये बैलेंस कभी कभी एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वीनिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी दूध छुड़ाने का संघर्ष। वीनिंग कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को इंडिपेंडेंट बनाना के लिए उसे दूध मिल्क सप्लाई रोक देते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग और ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब पेरेंट्स अपने रिसोर्सेज बचाकर अगले ऑफस्प्रिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कभी कभी सिबलिंग के बीच राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि एक सिबलिंग दूसरे को एलिमिनेट कर देता है ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके। जैसे ईगल्स के चीग अपने वीक सिबलिंग को नेस्ट से पुश कर देते हैं ताकि ज़्यादा फूड मिल सके। इस चीज़ का एक नाम है सिबलिसाइड। सिबलिसाइड एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें जीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफस्प्रिंग को प्रमोट करते हैं क्योंकि उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जनरेशन इन्वेस्टमेंट का ट्रेड ऑफ। पेरेंट्स के लिए हर जनरेशन में एक ट्रेड ऑफ होता है। अगर वो करेंट ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो अगले ऑफस्प्रिंग के लिए एनर्जी कम बचेगी, और अगर वो ज़्यादा अगले ऑफस्प्रिंग के लिए बचा कर रखें तो करेंट ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल का रिस्क बढ़ता है। जैसे टर्टल्स एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका एनर्जी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में लगता है, ना कि उन्हें इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने में। ह्यूमन के केस में ये कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिसोर्सेज और अटेंशंस का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिबलिंग्स के बीच कॉम्पिटिशन्स और पेरेंट्स के डिसीजंस को लेकर फ्रिक्शंस होती हैं। ये फ्रिक्शन सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि बैटल्स ऑफ द जनरेशंस हमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है, जिसमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का एक्सप्लोटेशंस होता है। जीन्स का सेल्फिश नेचर के बावजूद ये कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज का एक नेचुरल पार्ट है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि जनरेशन्स के बीच ये बैटल्स सिर्फ सेल्फिश जीन को लार्जर गोल अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस को फुलफिल करने के लिए होता है। अब हम आगे आते हैं चैप्टर 9 पे, जिसका नाम है बैटल ऑफ द सेक्सेस। बैटल ऑफ द सेक्सेस का मतलब है मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के बीच कॉम्पिटिशन्स और कॉन्फ्लिक्ट, जो रिप्रोडक्शंस और पेरेंटिंग के स्ट्रेटजीज में होता है। ये चैप्टर मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के बीच एक एवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट को समझाता है। हर स्पीसीज में मेल और फीमेल का मेन गोल अपने जीन्स का रेप्लिकेशंस और अगले जनरेशन तक उनका ट्रांसमिशंस होता है, लेकिन इस प्रोसेस में उनके अप्रोच अलग होते हैं। ये अलग अप्रोचेस कई बार कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं, जो रिप्रोडक्शंस और पेरेंटिंग के बिहेवियर में नज़र आता है। मेल और फीमेल के बायोलॉजिकल रोल्स अलग अलग होते हैं, जो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को सेव करते हैं। पहले मेल की बात करते हैं।
मेल मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि उनके जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सकें। इसी वजह से वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, जबकि फीमेल ऑफस्प्रिंग को नट्रियोर और प्रोटेक्ट करने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट हर ऑफस्प्रिंग में हाई होता है, जैसे प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग। और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अलग होने की वजह से उनके गोल्स अलग होते हैं। मेल के लिए मल्टीपल मेट्स के साथ रिप्रोडक्शंस करना बेनिफिशियल होता है। फीमेल के लिए एक मेट को सेलेक्ट करना, ऑफस्प्रिंग का ध्यान रखना बेनिफिशियल होता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे लाइन के प्राइड में एक डोमिनेंट मेल अपनी जीन्स एक्सप्रेड करने के लिए सब फीमेल को साथ मेट करता है, लेकिन फीमेल्स अपने कब को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलेक्टिव होती हैं। और पेरेंटिंग के टाइम में भी मेल और फीमेल के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। मेल अपनी एनर्जी ज़्यादा मेट्स ढूंढने में लगाना चाहता है, जबकि फीमेल्स ऑफस्प्रिंग को नर्चर करने में इन्वेस्ट करती हैं। बर्ड के केस में मेल्स और फीमेल्स दोनों अपने चिक्स को फीड करते हैं, लेकिन कभी कभी मेल कम कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो अगले मेट की तलाश में होते हैं। फीमेल्स ज़्यादा सेलेक्टिव होती हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट हर ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा होता है। मेल्स अपनी जीन्स पास करने के लिए एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर देखते हैं। ये सेलेक्टिव प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट जीन्स सर्वाइव करते हैं। डॉकिंस इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाते हैं, मोनोगमी और पोलोगमी का एवोल्यूशन। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि स्पीसीज में मोनोगमी यानी एक पार्टनर के साथ और पोलीगमी यानी मल्टीपल पार्टनर के साथ का एवोल्यूशन कैसा होता है। मोनोगमी ज़्यादा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड वाले स्पीसीज जैसे पेंगुइन्स में मोनोगमी ज़्यादा कॉमन होता है, और पोलोगमी लो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट वाले स्पीसीज जैसे फ्रॉग्स में पोलीगमी ज़्यादा होता है। ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल रोल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेल्स ज़्यादा ऑफस्प्रिंग चाहते हैं, जबकि फीमेल्स उनका ध्यान रखने में लिमिटेड रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहती हैं। मॉडर्न सोसाइटी में ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इमोशनल और रिलेशनल डायनेमिक का पार्ट बन गया है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि बैटल ऑफ द सेक्सेस ये दिखाता है कि मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में डिफरेंसेस उनके बायोलॉजिकल रोल से आते हैं। ये डिफरेंसेस कई कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं, लेकिन ये एवोल्यूशन का एक नेचुरल पार्ट है। मेल और फीमेल के बीच का ये टग ऑफ वॉर जीन के अल्टीमेट गोल अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस को फुलफिल करने के लिए होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 10 पे, जिसका नाम है यू स्क्रैच माई बैक आई विल राइड ऑन योर्स। यहाँ पर ये मेटाफर की तरह यूज किया गया है जो कोऑपरेटिव बिहेवियर और एक्सप्लॉयटेशंस को दर्शाता है। ये उन सिचुएशंस के लिए यूज होता है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के फ़ायदा उठाता है या दोनों एक दूसरे की मदद म्यूचुअली करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर कोऑपरेशंस और सेल्फिश बिहेवियर के बीच का कनेक्शन समझाते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन हर एक्शन के पीछे उनके जीन्स का सेल्फिश पर्पस होता है। कोऑपरेशंस कभी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं और कभी एक तरफ से एक्सप्लॉयटेशंस के लिए। ऑथर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाते हैं कि किस तरह से सेल्फिश जीन कोऑपरेटिव बिहेवियर को भी शेप करते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब है जब दो या ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन ये मदद कभी बिना मतलब के नहीं होती। जीन का अल्टीमेट गोल अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन होता है, और ये कोऑपरेटिव भी इसी का एक टूल है। अगर कोऑपरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल हो तो वो सक्सेसफुल होती है। अगर एक पार्टी सेल्फिशली दूसरे के एक्सप्लॉइट करे तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे बर्ड के स्पीसीज में एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा गया है, जिसमें एक बर्ड दूसरे के फेदर से पैरासाइट हटाते हैं, लेकिन कभी कभी एक बर्ड दूसरे की मदद नहीं करती, लेकिन खुद मदद लेने की उम्मीद करती हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, म्यूचुअलिज्म यानी दोनों के फ़ायदे। म्यूचुअलिज्म तब होता है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के फ़ायदा उठाती हैं। इस तरह के बिहेवियर जीन्स के सेल्फिश गोल के एक साथ अलाइन होता है।
क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, बीज और फ्लावर के बीच का रिलेशनशिप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बीज नेक्टर कलेक्ट करती हैं और फ्लावर का पोलिनेशन करते हैं, दोनों के फायदे होते हैं। इसमें अगला टॉपिक है रिसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, यानी कर्ज वापस करना। ऑथर रिसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की मदद करता है और ये उम्मीद करता है कि फ्यूचर में उसकी मदद वापस मिलेगी। ये बिहेवियर स्पीसीज के अंदर ट्रस्ट और बैलेंस बनाता है। जैसे मंकी अपने ग्रुप के मेंबर के बॉडी से इंसेक्ट और डर्ट हटाते हैं, लेकिन अगर एक मंकी रिपीटेडली दूसरों की मदद नहीं करे तो ग्रुप उसे एक्सक्लूड कर देता है। और कभी कभी कोऑपरेशन सिर्फ एक साइड का फ़ायदा होता है। ये एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की मदद लेता है लेकिन वापस नहीं करता। इस तरह के बिहेवियर से लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। जैसे कोयल अपने अंडे दूसरों की घोंसले में देखती हैं ताकि वो उनका ध्यान रखे। होस्ट बर्ड इस सिचुएशंस में एक्सप्लॉइट होते हैं। इसमें अगला टॉपिक है गेम थियरी और एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी। ऑथर ये भी बताते हैं कि किस तरह गेम थियरी का यूज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में होता है। प्रिजनर्स डायलेमा एक फेमस एग्जाम्पल है जिसमें कोऑपरेशन और बिट्रायल का आउटकम दिखाया गया है। कोऑपरेशन यानी सहमति और बिट्रायल यानी विश्वासघात। अगर दोनों कोऑपरेट करें तो सबका फ़ायदा होता है। अगर एक बिट्रे करे और दूसरे कोऑपरेट करे तो बिट्रे का फ़ायदा होता है। अगर दोनों बिट्रे करें तो दोनों का लॉस होता है। ये स्ट्रेटजी एवोल्यूशनरी बिहेवियर के पैटर्न्स को समझाने में मदद करता है। कोऑपरेशन ज़्यादा कॉमन तब होती हैं जब ऑर्गेनिज्म अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ होते हैं, क्योंकि उनके जीन्स सिमिलर होते हैं। बीज अपने क्वीन की मदद करती हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली सेम होता है। ह्यूमन के बिहेवियर में भी कोऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशंस का मिक्स होता है। सोशल सिस्टम में लोग अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी सेल्फिश मोटिव की वजह से एक्सप्लॉइट भी होते हैं। ट्रस्ट और रिसिप्रोसिटी के बिना लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ तभी टीम वर्क करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स का अप्रिसिएशन होगा, लेकिन अगर एक मेंबर सेल्फिशियसली टीम रिसोर्सेज का मिसयूज़ करे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि स्क्रैच माई बैक आई विल राइड यू ऑन योर्स हमें ये सिखाता है कि कोऑपरेशंस और एक्सप्लॉयटेशंस जीन के सेल्फिश गोल का ही एक एक्सटेंशन है। कोऑपरेशन तभी सस्टेनेबल होता है जब दोनों पार्टी का फ़ायदा हो या जब लॉन्ग टर्म रिसिप्रोसिटी का चांस हो, लेकिन अगर एक साइड से सेल्फिशली बिहेव करे तो एक्सप्लॉयटेशंस होता है। इस चैप्टर का मेन पॉइंट ये है कि जीन्स अपने सर्वाइवल और रेप्लिकेशंस के लिए कोऑपरेशंस का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा उनका इंटेंशन सेल्फिश ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 पे, जिसका नाम है मीम्स द न्यू रेप्लिकेटर्स। इसका मतलब है कि जीन्स के अलावा अब कल्चरल एवोल्यूशंस में मीम्स एक नई रेप्लिकेटिंग यूनिट बन गई है। मीम्स मतलब एक आइडिया या बिहेवियर, एक प्रैक्टिस होता है जो इंसान से दूसरे इंसान तक कॉपी करके शेयर होता है। जैसे कि एक गाना जो वायरल हो जाता है और लोग उसे बार बार शेयर करते हैं, ये एक मीम है। जिस तरह जीन्स इंफॉर्मेशंस को पास करते हैं, मीम्स कल्चर, नॉलेज और प्रैक्टिस को ट्रांसफर करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मीम्स। जिस तरह जीन्स बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही मीम कल्चर एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीम्स आइडिया, बिहेवियर और ट्रेडिशनल हैं जो कि एक माइंड से दूसरे माइंड में ट्रांसफ़र होते हैं। ऑथर बताते हैं कि मीम भी जीन की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं और अपने सर्वाइवल के लिए कंपटीशन करते हैं। मीम्स का बिहेवियर जीन्स जैसा होता है। ऑथर बताते हैं कि मीम भी जीन की तरह इवॉल्व करते हैं। जीन्स बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस के दौरान म्यूटेट और एडेप्ट करते हैं और मीम्स कल्चरल एवोल्यूशंस के दौरान। आप इसे जीन्स के कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। सबसे पहले वेरिएशंस होते हैं। हर मीम्स अलग होते हैं, जैसे एक जोक अलग वर्जन्स में शेयर किया जा सकता है। दूसरा होता है रेप्लिकेशंस। मीम्स एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक होते हैं, जैसे एक वायरल वीडियोस।
फिर तीसरा काम होता है सेलेक्शंस। जो मीम्स ज़्यादा कैची और रिलेटेबल होते हैं वो ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होते हैं। इंटरनेट पे वायरल मीम्स इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। एक आइडिया या इमेज और ज़्यादा लोगों को पसंद आया तो वो तेज़ी से स्प्रेड होता है। मीम कल्चर एवोल्यूशंस का बेस बनाते हैं क्योंकि ये नॉलेज और ट्रेडिशंस को अगले जनरेशन्स तक ले जाते हैं। जैसे जीन्स बायोलॉजिकल ट्रेट को ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे मीम कल्चरल ट्रेट को। मीम हमारे सोसाइटी को डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक रिसीप, एक लैंग्वेज या एक इन्वेंशन, ये सभी मीम के फॉर्म हैं। और जिस तरह से जीन्स सेल्फिश होते हैं और अपना सर्वाइवल प्रायोरिटी देते हैं, वैसे ही मीम्स भी सेल्फिश होते हैं। ये हमेशा अपने रेप्लिकेशन और सर्वाइवल इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, चाहे ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हो या नहीं। एग्जाम्पल, सुपरस्टिशंस जैसे काली बिल्ली देखना अनलकी होता है, एक मीम है जो लॉजिक के बिना भी जनरेशन तक सर्वाइव करता है। रिलीजियस रिचुअल्स और डोगमास भी मीम के एग्जाम्पल हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए इवॉल्व होते हैं। ऑथर ये पॉइंट राइज करते हैं कि मीम ह्यूमन इंटेलिजेंस का रिजल्ट है, लेकिन अब मीम्स अपने तरीके से इवॉल्व करते हैं। ये कभी कभी ह्यूमन कंट्रोल के बाहर भी चले जाते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा एक मीम बनकर लोगों के माइंड में घुस जाता है और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। फेक न्यूज़ भी एक मीम है जो सोसाइटी में हार्म क्रिएट कर सकती हैं। जीन और मीम के बीच एक मेजर डिफरेंसेस भी हैं कि जीन्स फिजिकल ट्रेट को इफेक्ट करते हैं, जबकि मीम थॉट और बिहेवियर को शेप करते हैं। जीन्स के लिए रेप्लिकेशन स्लो होता है, लेकिन मीम इंटरनेट और कम्युनिकेशंस की वजह से तेज़ी से स्प्रेड होता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि मीम्स द न्यू रेप्लिकेटर कल्चर एवोल्यूशंस का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे आइडियाज़ और ट्रेडिशंस जीन की तरह इवॉल्व होते हैं और ह्यूमन सोसाइटी को शेप करते हैं। मीम का अल्टीमेट गोल अपने सर्वाइवल को रेप्लिकेशंस को इंश्योर करना है, चाहे वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हो या नहीं। ये चैप्टर एक नई अंडरस्टैंडिंग देता है कि एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं बल्कि कल्चर और थॉट्स तक भी एक्सटेंड होती है। अब हम आते हैं चैप्टर 12 पे, जिसका नाम है नाइस गाई फिनिश फर्स्ट। ये एक कॉमनली मिसअंडरस्टूड फ्रेज है। इसका मतलब है कि नाइस लोग हमेशा सिचुएशंस में जीतेंगे, लेकिन जब एवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी की बात आती है तो लॉन्ग टर्म में कोऑपरेटिव बिहेवियर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस चैप्टर का फोकस कोऑपरेशंस पर है और ये दिखाता है कि सेल्फिश वर्ल्ड में भी नाइस या कोऑपरेटिव बिहेवियर कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। कभी कभी कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स या स्पीसीज ज़्यादा सर्वाइव और थ्राइव करते हैं। इस चैप्टर में गेम थ्योरी और एल्ट्रोइज्म का यूज़ करके ये समझाया गया है कि कैसे नाइस गाइस एवोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जीत सकते हैं। ऑथर ये पॉइंट करते हैं कि नेचर में सेल्फिश जीन के बावजूद कोऑपरेशंस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइस बिहेवियर तभी फ़ायदेमंद होता है जब उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म सेल्फिशनेस के बजाय लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। जैसे बीज अपनी हाइव के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि उनका कलेक्टिव सर्वाइवल उनके जीन के प्रोटेक्शंस करता है। यहाँ पर गेम थ्योरी एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, प्रिजनर डायलेमा, जिसमें दो इंडिविजुअल कोऑपरेट या बिट्रेट करने का ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब सहमति या विश्वासघात। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि टीट फॉर टेट स्ट्रेटजी एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है। पहले कोऑपरेशंस करो, अगर सामने वाला बिट्रे करे तो अगले राउंड में रिटेलिएट करो, अगर वो वापस कोऑपरेट करे तो तुम भी करो। इस स्ट्रेटजी का मतलब है कि नाइस बिहेवियर शुरू में फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन उसके साथ फेयरनेस और रिटेलिएशंस का बैलेंस होना चाहिए। जैसे एक एनिमल स्पीसीज़ में अगर दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मिलकर फूड हंट करें तो दोनों का फ़ायदा होता है, लेकिन अगर एक पार्टनर सिर्फ सेल्फिश हो जाए और कोऑपरेशन ना करे तो अगले टाइम दूसरे पार्टनर भी उसका ट्रस्ट तोड़ देगा। इसमें अगला टॉपिक है कोऑपरेशंस नेचर में क्यों सक्सेसफुल हैं। ऑथर बताते हैं कि कोऑपरेशंस एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल है
क्योंकि ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शंस के चांसेस बढ़ाते हैं। कोऑपरेटिव बिहेवियर उन सिचुएशंस में काम आता है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ट्रस्ट या रेसिप्रोसिटी हो और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कोलैबोरेशन ज़रूरी हो। ह्यूमंस के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कोऑपरेशंस काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं। सोसाइटी और सिविलाइजेशंस का फाउंडेशन ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस्ड है। सोशल स्ट्रक्चर जैसे चैरिटी, टीम वर्क और कम्युनिटी सर्विस ये दिखाते हैं कि नाइस बिहेवियर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। लेकिन सेल्फिश इंडिविजुअल्स कभी कभी शॉर्ट टर्म में चीट करते हैं। जैसे अगर एक ग्रुप में एक मेंबर कंसिस्टेंटली हेल्प करता है और ट्रस्ट अर्न करता है तो उसका रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ता है, लेकिन एक सेल्फिश मेंबर ग्रुप से आइसोलेट हो जाता है। अगली चीज इसमें डॉकिंस बताते हैं वाई नाइस गाई अल्टीमेटली विन। ऑथर का कहना है कि सेल्फिश जीन के बावजूद कोऑपरेशंस एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज देता है। नाइस गाइज या कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स अपने फेयरनेस और रिसिप्रोसिटी की वजह से ज़्यादा ट्रस्ट और सपोर्टिव गेन करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है। सेल्फिश स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म में काम कर सकती है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती। नाइस बिहेवियर का सक्सेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और नेटवर्क बनाने में होता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि नाइस गाइस फिनिश फर्स्ट एक ऑप्टिमिस्टिक व्यूज देता है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कोऑपरेटिव बिहेवियर सेल्फिशनेस पर काफ़ी जीत सकता है। टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म रेसिप्रोसिटी ये दिखाता है कि फेयरनेस और म्यूचुअल ट्रस्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसका मैसेज ये है कि सोसाइटी और नेचर में कोऑपरेशन ही ट्रस्ट सक्सेस का की है और ये जीन्स और मीम्स दोनों के एवोल्यूशंस में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस बुक के आखिरी चैप्टर पे, चैप्टर 13, जिसका नाम है द लॉन्ग रीच ऑफ द जीन। इसका मतलब है कि जीन का असर एक बायोलॉजिकल बाउंड्री के बाहर जाकर भी दिखता है। जीन्स अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्शंस के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म और चीज़ों पर भी इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक डीपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जीन्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने इन्वायरमेंट और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जीन का ये लॉन्ग रीच ये बताता है कि कैसे एक जीन का इफेक्ट एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर, सराउंडिंग्स और इकोसिस्टम तक स्प्रेड होते हैं। ऑथर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंडेड फेनोटाइप। इसका मतलब है कि जीन्स का इफेक्ट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के शरीर तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि उसके बिहेवियर और इन्वायरमेंट को भी बदलता है। जीन्स अपने होस्ट के बिहेवियर को इस तरह से शेप करते हैं कि वो जीन के सर्वाइवल और रेप्लिकेशन में मदद करें। जैसे बर्ड अपने जीन के इफेक्ट की वजह से अजीब डिज़ाइंड नेस्ट बनाते हैं। ये नेस्ट बर्ड के बॉडी के पार्ट का नहीं है, लेकिन जीन के इन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल है। बीवर्स डैम्स बनाते हैं जो उनके सराउंडिंग्स को बदलकर उन्हें सर्वाइवल के चांस बढ़ाते हैं। और इसमें ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ पैरासाइट्स अपने होस्ट के बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनके जीन्स के रेप्लिकेशंस हो सके। जैसे एक फंगस है ओफियोक्राइप्टिसेप्स, प्रोनाउंसिएशंस के लिए माफ़ कीजिएगा, एंड्स को इन्फेक्ट करता है और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करके उनको स्पेसिफिक जगह पर ले जाता है जहां फंगस ग्रो कर सके। एंड का बिहेवियर फंगस के जीन्स के कंट्रोल में होता है और रेबीज वायरस इन्फेक्टेड एनिमल के एग्रेशंस को बढ़ाते हैं ताकि वो वायरस ज़्यादा स्प्रेड कर सके। ह्यूमन में भी एक्सटेंडेड फेनोटाइप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इंसान के टूल्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जीन्स से इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं। हमारे जीन्स हमें स्पेसिफिक तरह के बिहेवियर और क्रिएटिविटी देखने के लिए शेप करते हैं। जैसे एक ब्रिज या बिल्डिंग जीन के डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज इसका बेस हैं। लैंग्वेज और आर्ट भी जीन्स के एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस के पार्ट हैं। जीन्स का असर इकोसिस्टम को बैलेंस पर भी होता है। एक ऑर्गेनिज्म के एक्शंस दूसरे ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जीन के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं।
एग्जाम्पल, बीज के पॉलिनेशंस फ्लावर की रिप्रोडक्शंस को प्रमोट करता है, जो उनके म्यूचुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये एक इंटरकनेक्टेड इकोलॉजिकल इफेक्ट है। और वुल्फ का प्रेजेंस एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, जो इनडायरेक्टली प्लांट और सॉइल के हेल्थ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीन और कल्चरल एवोल्यूशन। ऑथर जीन के कल्चर इम्पैक्ट को भी डिस्कस करते हैं। जिस तरह मीम्स कल्चरल ट्रेट को रेप्लिकेट करते हैं, जीन्स इनडायरेक्टली कल्चर को सेव करते हैं। ह्यूमंस के परोपकारी बिहेवियर्स, कम्युनिकेशंस और कोऑपरेशंस जेनेटिक इन्फ्लुएंस के रिजल्ट हैं, जो कल्चरल प्रोग्रेस में मदद करते हैं। जीन का लॉन्ग रीच उनकी एडेप्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस को दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जीन के कंट्रोल में है। इन्वायरमेंट, चेंज और अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स भी इवोल्यूशंस और बिहेवियर को शेप करते हैं। जीन के एक्सटेंडेड एवोल्यूशंस को समझाने का मतलब ये है कि हम नेचर के इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करें। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि द लॉन्ग रीच ऑफ द जीन के असर को स्कोप को एक्सटेंड करता है, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से लेकर उसके इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम तक पहुंचाता है। जीन सिर्फ एक शरीर का नहीं बल्कि बिहेवियर, सराउंडिंग्स और दूसरे लिविंग बीइंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चैप्टर ये समझाता है कि नेचर और रिवोल्यूशन में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है और जीन्स का इम्पैक्ट हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।